Hello everyone, my name is Sophia and I will be discussing Pramar Sir's book Polity. So starting with the first chapter that is making of constitution. तो सबसे पहले जो हमें दिख रहा है यहाँ पर हर चैप्टर में जितने भी सब टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर अलग से हमें विजिबल हैं. तो आई विल बी स्टार्टिंग विद द चैप्टर फर्स्ट दैट इज़ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसके पास 4 सब टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कैबिनेट मिशन प्लान, interim government and drafting committee. So starting with the first chapter that is making of constitution, जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है दैट इज व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, व्हाई इट इज़ नेसेसरी. सो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन लेज आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म्स द बेसिक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कंट्री अ नेशन एस्पायर्स टू बी. एक कंट्री कैसी होनी चाहिए, वहाँ पर गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, वो कैसे काम करनी चाहिए, कैसे रूल्स होने चाहिए, कैसे लॉज होने चाहिए, वो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा जाता है, डिसाइडेड होता है. सो जो कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रेडिशन है कि भाई होना चाहिए हर गवर्नमेंट के पास एक ऐसी कोई रूल बुक होनी चाहिए, या कोई भी आइडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन का आया वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, यूएसए से स्टार्ट हुआ 1787 में. जो इंडिपेंडेंस ऑफ यूएसए थी वो सबको पता है कि 4 जुलाई 1776 को हुआ था. इसमें नेक्स्ट पॉइंट ने बता रखा है कि वाइल ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज दैट हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक. इन्होंने क्या बोला कि जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ सिस्टमेटिक होती है, तो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल करता है, उसी के अकॉर्डिंग लॉज बनते हैं. लेकिन ये नेसेसरी नहीं होता कि जो कंट्रीज़ के पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक हों. सो ये जो स्टेटमेंट है ये हमें थोड़ा याद रखनी है. व्हाट इज़ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट जो फॉर द पीपल होती है, बाय द पीपल होती है. मतलब को जो उसके मेंबर्स हैं उस गवर्नमेंट के, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, वो वहाँ पे जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस होंगे, जितने भी हमारे लीडर्स होंगे वो इलेक्टेड बाय द पीपल होंगे एंड फॉर द पीपल होंगे. सो हमारे पास उसके बाद होती है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. हमारी कंट्री कैसी है, हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है. तो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में हमारे पास होते हैं 4. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ कम्युनिस्ट, सेकेंड इज़ ओलिगार्की, थर्ड वन इज़ मोनार्की एंड लास्ट वन इज़ टोटलिटेरियन. फर्स्ट वन इज़ कम्युनिस्ट. कम्युनिस्ट में क्या होगा, जहाँ पे जितनी भी प्रोडक्शंस के कंट्रोल होंगे वो गवर्नमेंट के हाथ में होंगे. मतलब कि जितने भी सोर्सेज होंगे या प्रोडक्शन प्लांट्स होंगे वो सब गवर्नमेंट के अंडर काम करेंगे, उन्हीं के अंडर होगा सारी चीज़ें. फॉर एग्जांपल इसका है चाइना. सेकंड वन इज़ ओलिगार्की. इसमें जो गवर्नमेंट होती है ना वो बहुत कम लोगों के पावर में होती है, मतलब बहुत कम लोग पावर में होते हैं और वही उसे रूल करते हैं गवर्नमेंट को. तो इसके एग्जाम्पल है हमारे पास चाइना एंड रशिया. मोनार्की में क्या होगा कि एक सिंगल बंदा, सिंगल जो पॉलिटिशियन होगा वो एज ए किंग या मोनार्क काम करेगा, वही सब कुछ डिसाइड करेगा. किंग टाइप्स, कोई किंग क्वीन टाइप्स का कल्चर जैसे होता है. तो फिर इसमें एग्जाम्पल्स आ जाएंगे हमारे पास सऊदी अरेबिया एंड यूके. लास्ट वन इज़ टोटलिटेरियन. इसमें क्या बोला है कि जितना भी टोटल कंट्रोल होगा ना वो किस पे होगा, it refers to the total control over the lives of the citizen by whoever is ruling. मतलब जो भी रूल कर रहा होगा उस कंट्री को वह वो उसका मतलब किंग काइंड ऑफ होगा. जितने भी सिटीजन्स होंगे उस कंट्री में वो सब के सब उसी के अंडर होंगे, वो अपने हिसाब से चलाएगा. फॉर एग्जांपल जैसे नॉर्थ कोरिया में हो रहा है. उसके बाद आती है मतलब ये आया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात की गई कि भाई तभी तो चीज़ें ढंग से रूल करेंगी. अब स्टार्टिंग कहाँ से, इसकी टाइमलाइन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमें इसको इसी सीक्वेंस में लर्न करना पड़ेगा. जैसे 1928 आया हमारे पास सबसे पहले. तो जो अर्ली ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज सबमिटेड बाय ऑल द पार्टीज कॉन्फ्रेंस एट लखनऊ चेयर्ड बाय मोतीलाल नेहरू. तो ये किसने की थी, मोतीलाल नेहरू ने की थी. और इसमें ड्राफ्ट का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट था वो सबमिट किया गया था सभी पार्टीज़ के साथ. तो 1939 में एम.एन. रॉय फर्स्ट प्रपोज द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर द इंडिया. जो एम.एन. रॉय थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की मांग की थी, फर्स्ट टाइम उसका आइडिया प्रपोज किया था. 1935 में
नेशनल कांग्रेस जो थी हमारी, उसने ऑफिशियली डिमांड रख दी थी ब्रिटिशर्स के सामने कि वी वांट अ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर किया था कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। इन्होंने क्या बोला कि वी डोंट वांट एनी ब्रिटिशर्स, हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाना है, तो हम लोग खुद करेंगे सब। तो ऑफ़र दिया ब्रिटेन वालों ने। वो ऑफ़र उन्होंने हमारी उसकी वजह से नहीं दिया था कि हम उनसे डिमांड कर रहे थे, वो इसलिए दिया था क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था उसकी वजह से बहुत अंडर प्रेशर थे, बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था उन्हें। तो उन्होंने एक ऑफ़र दिया, अगस्त ऑफ़र जिसका नाम है, तो वो 1940 में दिया उन्होंने, लेकिन नहीं, हम फेल हुआ, वो नहीं एग्री हुआ कोई भी हमारी तरफ से भी। फिर उसके बाद क्रिप्स प्रपोजल आया 1942 में, वो भी फेल हुआ। वेवल्स प्लान आया 1945 में, वो भी फेल हो गया। लास्ट आता है उनका कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 में आया था। 3 ब्रिटिश के जो कैबिनेट मेंबर्स थे इसमें, वो थे हमारे लॉरेंस जो चेयरमैन थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। ओनली कैबिनेट मिशन प्लान वॉज एक्सेप्टेड बाय बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। ये वो मिशन प्लान था जो कैबिनेट मिशन प्लान है जो मुस्लिम लीग ने भी एक्सेप्ट किया और कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट किया। सो इसमें ये जो है ना, क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कौन सा ऐसा प्लान है जो दोनों ने एक्सेप्ट किया था, तो वो कैबिनेट मिशन प्लान है। उसके बाद क्या था कि जो रीजंस फॉर रिजेक्शन ऑफ फॉर्मर वंस, मतलब इन्होंने बोला कि जो बाकी के जैसे कि ऑगस्ट ऑफर था, क्रिप्स प्रपोजल था, वेवल्स प्लान था, ये सब क्यों रिजेक्ट हुए थे। तो इसका रीज़न था क्योंकि हमारे यहाँ तरफ से क्या डिमांड थी कि पूर्ण स्वराज चाहिए हमें, कि हम लोग अपने हिसाब से करेंगे, अब हमें तुम्हारी कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, डोमिनियन स्टेटस दिया। डोमिनियन स्टेटस की वजह से क्या हुआ, इसमें क्या मीनिंग है इसका, कि इन्होंने बोला कि ठीक है आप अपनी सेल्फ गवर्निंग गवर्नमेंट बना लो, आप काम करो, लेकिन आप रहोगे ब्रिटिश एम्पायर के अंडर ही। तो इन्होंने इस चीज़ के लिए डिनाई कर दिया था हमारे लीडर्स ने कि नहीं, हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए। इस वजह से ये फेल हुए थे तीनों के तीनों। उसके बाद आता है कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान में क्या है कि जैसे सबसे पहले हमने ये तो बना लिया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना लिया, हमारे इलेक्शंस किस हिसाब से होंगी, कैसी सीट्स होंगी, वो सब भी डिसाइड करना था। तो उसमें था टोटल सीट्स हमारी थी 389, जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स थे 296, रिप्रेजेंटेड ब्रिटिश इंडिया आउट ऑफ 296। तो हाँ, जो इन 296 है आउट ऑफ, इनमें से 292 तो जो हमारे कौन से हैं, फ्रॉम द गवर्नर प्रोविंसेस होंगे, और जो 4 होंगे ये चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, जो 4 प्रोविंसेस से होंगे। 11 प्रोविंसेस इन टोटल थी हमारे पास, और 4 प्रोविंसेस से ईच से 1 था। उसके बाद क्या है, नॉमिनेटेड मेंबर्स 93 थे हमारे पास, रिप्रेजेंटेड प्रिंसिपली स्टेट्स मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय रूलर्स ऑफ दैट प्रिंसली स्टेट। उसके बाद क्या था, सीट एलोकेशन कैसे की गई, जो सीट एलोकेटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंस वर टू बी डिवाइडेड अमंग द 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़। तो इन्होंने क्या बोला था, जितनी भी हमारे पास सीट्स थी वो हमने 3 में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। किन किन में, मुस्लिम्स में, सिख में एंड जनरल जो हमारे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या था कि 1 सीट वॉज टू बी अलॉटेड पर 1 मिलियन पॉपुलेशन। तो 1 मिलियन मीन्स हर 10 लाख पॉपुलेशन पे, हर 10 लाख पे 1 सीट अलॉट हुई थी। इट वॉज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। मेथड ऑफ इलेक्शन, ये इनडायरेक्ट मेथड था एक तरह से, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस थी यहाँ पे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में हुआ था। इलेक्शंस कब हुए थे, जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद मेजॉरिटी में कौन आई थी, कांग्रेस आई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस 208 सीट्स के साथ। मुस्लिम लीग को मिले थे हमारे 73 सीट्स एंड इंडिपेंडेंट जो निर्दलीय बोलते हैं उनको मिले थे 15 सीट्स। लेकिन मुस्लिम लीग का क्या हो गया था, बॉयकॉट हो गया था, वो उन्होंने मतलब छोड़ दिया था। तो जो रिमेनिंग सीट्स बची हमारे पास वो थी 299, जो पार्टीशन के बाद बची थी हमारे पास। फिर हमने क्या किया, इंटरिम गवर्नमेंट बनाई। इंटरिम गवर्नमेंट में क्या हुआ कि ये ऑन 2 सितंबर 1946 इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड। ये बनानी पड़ी हमें। इट लास्ट अंटिल इंडियाज इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 एंड द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इस गवर्नमेंट ने कब तक काम किया
मतलब इलेक्शंस हमारे हुए थे 1946 में। उसके बाद हमारी इंटरिम गवर्नमेंट बन गई, तो उन्होंने काम किया। और वो कब तक काम किया? जब तक 15 अगस्त 1947 नहीं आ गया और पार्टीशन नहीं हो गया। उस टाइम पे क्या हुआ? प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल कौन थे? वाइस राय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये कौन थे हमारे? विस्काउंट वेवल। ये कब तक रहे? 1947 की फेब तक रहे ये। उसके बाद सेकंड हमें क्या नाम दे रखा है इन्होंने? लॉर्ड माउंटबेटन फ्रॉम फेब 1947। इनके बाद ये आ गए थे। उसके बाद जो कमांडर इन चीफ थे वो कौन थे? सर क्लॉडे ऑकिनलेक। वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो इन चार्ज ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन जवाहरलाल नेहरू थे। होम अफेयर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। एग्रीकल्चर एंड फूड राजेंद्र प्रसाद के अंडर था। कॉमर्स का जो डिपार्टमेंट था वो इब्राहिम इस्लामी के अंदर। ये देखो, ये मुस्लिम लीग के मेंबर हैं, मतलब कि वो लोग भी थे इसमें इन्वॉल्व। जैसे डिफेंस बलदेव सिंह थे, फाइनेंस में थे, ये भी मुस्लिम लीग के मेंबर थे। ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी बने। फिर अली ये उसका तो हेल्थ वाले भी जो थे, ये गजाफर अली खान, ये भी मुस्लिम लीग के मेंबर थे। उसके बाद हमारे पास आया था जैसे कि ये उसके बाद लेबर के जो मेंबर थे वो भी आईएनसी से ही थे। और लॉज थे, ये मुस्लिम लीग के थे। मतलब ये देखो कि आप हर डिपार्टमेंट जो लोग थे उनको बांट दिया गया ताकि काम थोड़ा आसान हो जाए। उसके बाद हमारे जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, ये ही प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 December 1946 in the Constitutional Assembly laid the fundamental principles and philosophy for the Indian Constitution and was adopted on 22 Jan 1947। तो इन्होंने बोला था कि इन्होंने प्रेजेंट किया था। उसके बाद कमिटीज़ थी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, जिसमें जो 8 मेजर बनाई थी हमने, 13 जो हमारी माइनर बनी थी। तो मेजर की लिस्ट भी हमारे पास है और माइनर की लिस्ट भी हमारे पास है इसमें। उसके बाद थी ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है उसको कैसे ड्राफ्ट करना है, कहाँ पे कौन सी चीज़ आएगी, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, शेड्यूल्स वगैरह जो सब कुछ था वो इस कमेटी ने ही डिसाइड किया था, जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी ये सेटअप की गई थी 29 अगस्त 1947 को। इसमें जो टोटल मेंबर्स थे और ये थे 7, और 141 डेज़ के लिए ये लोग मतलब काम किया था। ये सेट फॉर 141 डेज़ के लिए। फर्स्ट मीटिंग हुई थी हमारी अगस्त 30, 1947 में। चेयरमैन थे इसके डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनको मॉडर्न मनु या मॉडर्न मैन भी बोलते हैं। उसके बाद ये सभी भी ये जितने भी लोग हैं ये लोग भी इसमें मेंबर्स थे हमारे। उसके बाद ड्राफ्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो फर्स्ट ड्राफ्ट था 21 Feb 1948 को बताया था, और इसको 8 महीने लगे थे इसके बाद इसको करेक्ट करने के लिए कि भी हाँ इसको मतलब क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए इसको। उसके बाद इसको सेकेंड टाइम ड्राफ्ट करके लाया गया, तो वो 21 अक्टूबर 1948 को लाया गया। उसके बाद 4 नवंबर को 1948 को BR अम्बेडकर इंट्रोड्यूस द फाइनल ड्राफ्ट बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये अटैम्प्ट्स हमारे। उसके बाद हमारे पास आता है कि BR अम्बेडकर जो हैं हमारे, ये इलेक्ट हुए थे फ्रॉम द बंगाल, लेकिन आफ्टर पार्टीशन क्या हुआ कि ये इलेक्ट कहाँ से हुए? बॉम्बे साइड से हुए। उसके बाद ये पॉइंट हमें याद रखना है कि जो फर्स्ट रीडिंग है वो 5 डेज़ 4 नवंबर 1948 से लेके 9 नवंबर 1948 तक हुई। सेकेंड रीडिंग 10 months and 3 days में हुई। उसके बाद थर्ड रीडिंग कंप्लीटेड ऑन 26 नवंबर 1949 को। 211 मेंबर्स वर प्रेजेंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। इम्पॉर्टेंट सेशंस जो हैं इसके 11 सेशंस हुए थे इसके, एक 165 डेज़ के लिए। जो टोटल टाइम लगा था वो कितना लगा था? 2 years 11 months and 18 days। और उसके बाद क्या हुआ था कि इसमें 15 फीमेल मेंबर्स भी इंक्लूड थी। बजट कितना लगा था? 64 lakhs का बजट लगा था उस टाइम पे टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट सेशन जो था वो 9 से 23 दिसंबर 1946 था। 10 सेशन जो था
वो 6 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 था। 11th सेशन जो था वो 14 से लेकर 26 नवंबर 1949 था। उसके बाद क्या था, 26 नवंबर 1949 दैट वाज अडॉप्टेड, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो गया था, एंड दैट इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। उसके बाद क्या था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एनफोर्स्ड कमेंस्ड ऑन 26 जनवरी। मतलब इन्होंने क्या बोला, जो हम रिपब्लिक डे मनाते हैं उस दिन हमारा जो है एक्सेप्ट हो गया था, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो 26 नवंबर को ही लागू हो गई थी 1949 में। उनमें से क्या क्या है, जैसे सिटीजनशिप है, इलेक्शन है, प्रोविजनल पार्लियामेंट के रूल्स हैं, ये सब के सब उसी टाइम पे वो हो गए थे, अमेंड हो गए थे। तो ओरिजिनली उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन में कितना क्या कंपोनेंट्स थे उसके, उस टाइम पे थे 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे एंड 22 पार्ट्स थे और एक प्रियम्बल था। ठीक है, उसके बाद ये था फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अदर देन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अदर फंक्शंस वगैरह जो क्या थे। तो उसकी फर्स्ट मीटिंग थी 9 दिसंबर 1946 में। whenever the assembly met as the constituent body, it was chaired by Dr. Rajendra Prasad, and when it met the legislative body, it was chaired by G.V. Mavalankar. टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर सचिनंदा सिन्हा। उसके बाद प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आफ्टर इलेक्शन बन गए थे हमारे। वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, वीटी कृष्णमाचारी एंड एस.सी. मुखर्जी। इट फंक्शंस एज द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जो हमने देखी हमारे सामने। इट अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग ऑन 22 जुलाई 1947। तो जो हमारे ट्राई कलर वाला फ्लैग है वो कब हमने एज नेशनल फ्लैग अपना अडॉप्ट किया था, दैट इज़ 22 जुलाई 1947। सो उसके बाद इट अडॉप्टेड नेशनल एंथम, जो जनगण मन, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, एंड नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी ऑन 24 जुलाई 1950। उसके बाद जो हमारा कॉमनवेल्थ था, कॉमनवेल्थ में हमने कब मेंबरशिप मिली थी, तो मई 1949 में। एंड इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। उसके बाद इन्होंने कुछ कुछ बातें और लिखी हुई हैं इसमें, जैसे कि सभी का पता है इसमें, जैसे एक तो बता रखा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट कैलीग्राफी थी, दैट इज़ वो बहुत स्पेशल चीज़ है कि वो लोग प्रिंटेड नहीं थी, वो मतलब लिखी गई थी इंग्लिश में। इंग्लिश में उसे लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजदा ने, एंड हिंदी में उसने लिखा था, उसको लिखा था वसंत कृष्ण वैद्यई ने। जो कॉन्स्टिट्यूशन डेकोरेट किया था वो किसने किया था, नंदलाल बोस एंड बिहार रामानोहर सिन्हा ने। सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे उस टाइम पे, एच.वी. अय्यंगर। जो इसका सिंबल था वो था एलिफेंट, और इसके लिए जो लैंग्वेज थी कॉन्स्टिट्यूशन की वो इंग्लिश को ये माना गया था वही करेक्ट ऑफिशियल थी, लिखा दोनों में गया था। सो जो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फीमेल मेंबर्स थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो कौन थी, राजकुमारी अमृत कौर, वो हमारी फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी। सुचेता कृपलानी ये फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर थी यूपी की। सरोजिनी नायडू फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये फर्स्ट चैप्टर था इस पॉलिटी का। सो कल हम करेंगे इसका जो सैलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक है। तो 1 by 1 वी विल कवर एवरी टॉपिक ऑफ द पॉलिटी। सो थैंक यू फॉर टुडे।